हेलो स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बिल्डिंग मटेरियल। ये जनरल इंजीनियरिंग का सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, ठीक है। और ये थ्योरेटिकल है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग समझते हैं कि मतलब ये जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ समझने वाला चीज़ नहीं है, तो लेकिन बिना समझे हुए अगर हम इसको पढ़ते हैं तो याद नहीं रहेगा कोई भी चीज़। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट बिल्डिंग मटेरियल। देख सकते हैं इसमें कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्वेरिंग ऑफ मटेरियल्स, एग्जांपल बिल्डिंग स्टोन, सिलिकेट बेस्ड मटेरियल, सीमेंट, एस्बेस्टस प्रोडक्ट, टिम्बर, वुड बेस्ड प्रोडक्ट, लेमिनेट्स, बिटुमिनस मटेरियल, पेंट और वर्निसेस। ये जो है इसका सिलेबस है। तो मेनली इसमें पढ़ना क्या है, हम लोग स्टोन के बारे में पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भर भर के पूछता है स्टोन से, ठीक है, कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इग्नियस रॉक, और उसमें एग्जाम्पल दे देगा। तो स्टोन से क्वेश्चन, स्टोन का टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग सीमेंट पढ़ेंगे, सीमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद लाइम पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद ब्रिक्स, ब्रिक्स पढ़ेंगे। ब्रिक्स के बाद टिम्बर हो गया, टिम्बर, पेंट, पेंट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें एडमिक्सचर भी पढ़ेंगे, एडमिक्सचर भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग कंक्रीट पढ़ेंगे। तो ये सारा टॉपिक हम बिल्डिंग मटेरियल में पढ़ने वाले हैं। स्टोन, सीमेंट, लाइम और भी बहुत सारा टॉपिक है, वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे जब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप क्वेश्चन उठा के देखिए इससे कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रॉक्स चैप्टर से। रॉक्स चैप्टर में सबसे पहला चीज होगा कि रॉक का डिफिनीशन क्या होता है। तो ए नेचुरली अकरिंग कंसोलिडेटेड मिक्सचर ऑफ वन और मोर मिनरल्स इज कॉल्ड रॉक। मिनरल से ही बना होता है रॉक, लेकिन क्या अधिक मिनरल से जो है वो रॉक का फॉर्मेशन होता है। एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स विच फॉर्म द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज रॉक। इसका कोई भी डिफिनिट शेप नहीं होता है, कोई होमोजेनियस नहीं होता है। रॉक कंसिस्ट ऑफ टू और मोर मिनरल्स। तो ये आपका रॉक का डिफिनीशन हो गया। अब हम बात करें, देखिए रॉक जो होता है वो पृथ्वी के जो सबसे अंदर का पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इनर कोर बोलते हैं। ये है जो आपको दिख रहा है पूरा स्लाइड, इससे आपको कितना क्वेश्चन बनेगा आप देखते जाइए। तो ये अंदर के पोर्शन को हम इनर कोर बोलते हैं, और उसके ऊपर वाला जो परत है उसको हम लोग आउटर कोर बोलते हैं। उसके ऊपर के परत को हम लोग लोअर मेंटल बोलते हैं, उसके ऊपर का अपर मेंटल, और सबसे जो बाहरी परत होता है पृथ्वी का उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। रॉक्स पढ़ रहे हैं, ये सारा चीज आगे भी पढ़ना है, लेकिन हर चीज में आप पढ़िएगा तो याद रखें, इससे क्वेश्चन तो हर चीज में पूछता है, जीके में भी इससे क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसलिए हम इस टॉपिक को यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। सबसे ऊपर का जो लेयर है, पृथ्वी के ऊपर का सबसे पहला लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर का है, जिसका कि जो डिस्टेंस होता है वो 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक का डिस्टेंस को हम लोग ट्रोपोस्फेयर में रखते हैं। उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मेसोस्फेयर, इसके बाद थर्मोस्फेयर होगा, और इसके बाद एक्सोस्फेयर हो गया। तो ट्रोपोस्फेयर 0 से 10 किलोमीटर हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फेयर 10 से 30 किलोमीटर तक के रेंज को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, और 30 से 50 किलोमीटर तक के रेंज को हम लोग बोलेंगे मेसोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर 50 से 400 किलोमीटर के रेंज को हम लोग थर्मोस्फेयर बोलेंगे, और एक्सोस्फेयर ग्रेटर देन 400 किलोमीटर के अगर रेंज है तो हम उसको एक्सोस्फेयर बोलेंगे। आपको पता ही होगा, क्वेश्चन पूछता है कि ओजोन लेयर कौन सा स्फीयर में आता है, कौन से लेयर में आता है। ओजोन लेयर जो होता है स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर के बीच के ये ऊपरी वाले पोर्शन पे ओजोन लेयर आता है। आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि हम लोग का जो एग्जिस्टेंस है वो कहाँ पे होता है, तो ट्रोपोस्फेयर में होता है। तो ये सारा क्वेश्चन पूछता है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉक एक या अधिक मिनरल से बना होता है, कंसोलिडेटेड मिक्सचर है। देखिए यहाँ के इनर, इस पार्ट को हम लोग इनर कोर बोलते हैं, इसके बाहरी पोर्शन को आउटर कोर बोलेंगे, ठीक है। उसके ऊपर वाले पोर्शन को हम लोग मेंटल बोलेंगे, यहाँ पे MANT एलिमेंटल, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। फिर सबसे बाहरी जो परत होता है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये 1278 किलोमीटर के रेंज में होता है, इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है। और ये आउटर कोर 2200 किलोमीटर के रेंज में होता है। और आप बात करते हैं हम लोग मेंटल का, तो मेंटल का जो रेंज होता है वो 2870 किलोमीटर के रेंज में होता है। उसी तरह क्रस्ट ऊपर में आ जाएगा। तो ये सारा चीज हो गया। अब आते हैं हम लोग स्टोन। पहले इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रॉक और मिनरल्स में क्या डिफरेंस है। देखिए रॉक आप अगर देखते होंगे तो इस तरह का पिक्चर आपके माइंड में आना चाहिए रॉक देख के, और मिनरल्स देख के आपको कुछ इस तरह का पिक्चर आना चाहिए आपके माइंड में मिनरल्स देख के। तो रॉक जो होता है वो सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है, बीच में हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन मिनरल्स का ये बना होता है। एक मिनरल्स का ही बना होगा या फिर मोर देन वन मिनरल्स का भी बना होगा। अब मिनरल्स क्या होता है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है दैट अकर नेचुरली, ये नेचुरली प्रोड्यूस होता है। मिनरल्स जो होता है, ठीक है। देखिए इस तरह से हम लिखा हुआ अगर हम इस टाइप से स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि आपको समझ में भी ज्यादा आएगा,
और आपका टाइम भी बहुत बचेगा। ठीक है, पहला बात हम ये समझा रहे हैं कि टाइम भी आपका बचेगा। कैसे कि मान लीजिए अगर हम इसी चीज़ को अगर हम लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं, अगर हम आपको इसी चीज़ को डिक्टेट करते हैं कि लिखिए बच्चों की रॉक्स के बारे में, तो रॉक्स आर द सॉलिड मिनरल्स, हम अपने से लिखते पूरा ये चीज़, तो फायदा क्या होता? आपको तो बना बनाया यहाँ पे चीज़ मिल जा रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आजकल क्या हो गया, पहले वो बोर्ड वाला सिस्टम चलता था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि इस तरह से पढ़ेगा तो आप टाइम का बिल्कुल बचत हो जाएगा और आपको समझ में भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो आजकल जो ज़माना है अब इस तरह से पढ़ने का है। तो मिनरल्स किसको बोलते हैं? दीज आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट अकर इन नेचुरली हो जाएगा। रॉक्स डू नॉट हैव ए डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, मिनरल्स हैव अ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। Rocks are mainly classified as igneous or sedimentary metamorphic rocks, और minerals are mainly classified into four groups, namely silicates, carbonates, sulfides and metallic minerals। और इसमें जो एग्जांपल हो जाएगा रॉक का, वो मार्बल हो जाएगा, स्लेट हो जाएगा, लाइमस्टोन हो जाएगा, एंड सम काइंड ऑफ रॉक्स, और आयरन, एल्युमिनियम और कैल्शियम जो होगा वो मिनरल्स से कैटेगरी में आ जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे आपको रॉक्स और मिनरल्स में डिफरेंस पता चल गया होगा देख के ही। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। देखिए यहाँ पे मिनरल्स में आपका क्वार्टा जाएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following is minerals। पहला दे देगा एग्जांपल आपका ग्रेनाइट दे देगा, दूसरा नंबर में एग्जांपल दे देगा बी में सैंडस्टोन दे देगा, तीसरा नंबर में आपका एग्जांपल में दे देगा मेटामॉर्फिक दे देगा, या फिर ये मार्बल दे देगा तो आपको, और चौथा नंबर में दे देगा आपका माइकास। तो आपको कौन सा ऑप्शन मारना है? अब मिनरल्स पूछ रहा है तो चौथा मारिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप देख सकते हैं इससे बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। बहुत लोग इसको बिल्डिंग मटेरियल को हल्के में लेके छोड़ देते हैं, लेकिन इस तरह का नहीं है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। तो आपका मिनरल्स में क्वार्टा आ जाएगा, फेल्डस्पार आ जाएगा, ऑर्थोक्लेज एंड पेल्गियोक्लेज आ जाएगा, और माइकाज आ जाएगा, और मॉस्कोविट और बायोइट आ जाएगा। और रॉक्स में आपका इग्नियस रॉक्स में ग्रेनाइट, सेडिमेंट्री में सैंडस्टोन आ जाएगा, मेटामॉर्फिक में आपका जेनेसिस आ जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा। इसमें भी देख सकते हैं माइका, मस्कोविट, बायोट, क्वार्टज, और इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ मिनरल्स और रॉक का। अब आते हैं हम लोग स्टोन क्या होता है। ठीक है, तो स्टोन रॉक का ही छोटा पार्ट है। मान लीजिए रॉक हो गया और इसी को हम लोग छोटा छोटा पार्ट में कन्वर्ट कर दिए तो उसको स्टोन बोलेंगे। द स्टोन दैट आर सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर सच एज रिटेनिंग वॉल, एबुटमेंट्स, डैम्स, रोड etc आर टर्म्ड एज बिल्डिंग स्टोन। तो उसको हम लोग बिल्डिंग स्टोन बोलेंगे। ठीक है, डिफिनेशन याद नहीं रखना है, बस ऐसे ही हम समझा दिए आपको। व्हाट इज स्टोन क्वेरिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन पूछता है कि स्टोन क्वेरिंग क्या होता है। तो क्वेरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग अ स्टोन फ्रॉम द नेचुरल रॉक सरफेस। क्या होता है कि यहाँ पे नेचुरल जो रॉक सरफेस होता है उसको हम लोग तोड़ के, ब्लास्ट करके, या फिर एक्सकेवेट करके किसी तरह हम लोग क्या करते हैं उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसको ले जाके कहीं पे यूज करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वेरिंग बोलते हैं। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है क्वेरिंग क्या होता है। तो क्वेरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग स्टोन फ्रॉम द नेचुरल रॉक सरफेस इज कॉल्ड क्वेरिंग। क्वेश्चन पूछा हुआ है क्वायरिंग ऑफ स्टोन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम माइन। जो माइनिंग होता है उससे डिफरेंट है। माइन बिलोंग्स टू अंडरग्राउंड ऑपरेशन। वो क्या होता है? माइनिंग जो होता है वो एक तरह का अंडरग्राउंड ऑपरेशन होता है। Only whereas quarrying is carried out on exposed surface of natural rock, so the stone collected through the quarrying is used for various engineering purpose। Stone quarrying is generally done at hilly areas में ज्यादातर होता है where large quantity of stone is available। तो आपको याद रखना होगा कि स्टोन क्वेरिंग होता क्या है। ठीक है, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन क्या होता है? जैसे हम लोग रॉक्स जो हम लोग कट करके लाए तो वो क्या होता है? इरेगुलर शेप में होता है। इरेगुलर शेप में होगा उसको हम लोग रेगुलर शेप में करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रेसिंग ऑफ स्टोन बोलते हैं। इट इज द वर्किंग ऑफ, देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज द वर्किंग ऑफ, नोट करते जाइए, आप अपने से नोट करिएगा तो ज्यादा याद रहेगा। इट इज द वर्किंग ऑफ कैरिड स्टोन इनटू द शेप एंड साइज for required for the use। This can be necessary as a stone obtained from quarrying generally do not have the exact required dimension or finishes। तो ये आपका हो गया ड्रेसिंग। ये दोनों से क्वेश्चन पूछा हुआ है जेई वाला एग्जाम में कि ड्रेसिंग और क्वेरिंग ऑफ स्टोन से। अब आते हैं हम लोग क्वेरिंग ऑफ स्टोन कैसे करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि तोड़ रहे हैं रॉक को तोड़ के हम लोग स्टोन बना रहे हैं। तो एक तो हम लोग डिगिंग के थ्रू कर सकते हैं, खोद के कर सकते हैं, और एक ब्लास्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। अब डिगिंग हम लोग कैसे करेंगे? स्टील वेजेस से हम लोग डिगिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग से कर सकते हैं, स्वेलिंग हार्ड और वुडन प्लेट से कर सकते हैं, और ब्लास्टिंग से बोरिंग होल इन रॉक, चार्जिंग विथ एक्सप्लोसिव जो मटेरियल होता है उससे हम लोग कर सकते हैं, टैंपिंग से कर सकते हैं, और फायरिंग से कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस हो गया कैसे कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन हर चीज से पूछा हुआ है तो इसलिए हम सब चीज बता रहे हैं। ड्रेसिंग देखिए,
ड्रेसिंग कैसे होता है, रफ जो ड्रेसेस होता है उसको हम लोग एक रफ ड्रेसिंग करेंगे, इसके बाद हम लोग फेयर ड्रेसिंग करते हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि उसको खुरदुरा टाइप कहीं छोड़ देते हैं और इसमें पूरा फेयरली करते हैं। देखिए इस तरह से ड्रेसिंग होता है। तो ये आपको ड्रेसिंग समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में पहला जो क्लासिफिकेशन आ गया वो है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड नंबर फिजिकल क्लासिफिकेशन और थर्ड नंबर केमिकल क्लासिफिकेशन। तो 3 टाइप क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। दोस्तों हम बोर्ड पे इस पढ़ाते हैं तो और आपको ज़्यादा टाइम लगता है, इससे टाइम कम लग रहा है, इसलिए आपके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा इस तरह का स्टडी। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपका इग्नियस रॉक्स आ जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स आ जाएगा और मेटामॉर्फिक रॉक आ जाएगा। आप लिख सकते हैं इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। फिजिकल क्लासिफिकेशन में स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक और फोलिएटेड रॉक। केमिकल क्लासिफिकेशन में सिलिशियस रॉक, आर्जिलेसियस रॉक और कैलकेरियस रॉक। देखिए ये नाम से ही पता चल रहा है कि केमिकल है, ये आपका नाम से पता चल रहा है कि फिजिकल है और ये जियोलॉजिकल है। अब हम लोग देखेंगे केमिकल में, देखिए मेनली मान लीजिए कि अब केमिकली होगा, केमिकल एक्शन के थ्रू केमिकल उसमें प्रॉपर्टीज रहेगा। फिजिकली मतलब हम लोग देख के सेंस करके कर सकते हैं। जियोलॉजिकल मतलब टोपोग्राफिक फीचर्स के ऊपर में, ऊपर जो टोपोग्राफिक फीचर्स के डिपेंड करेगा उसको जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में रखें। अब देखिए जो हम लोग बताएं जियोलॉजिकल, यहाँ पे हम जो बताएं कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो इग्नियस रॉक होता है, सेडिमेंट्री रॉक होता है और मेटामॉर्फिक रॉक। इसको हिंदी में बोलते हैं आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान बोलते हैं। तो अब देखिए इग्नियस रॉक्स में 2 टाइप का होता है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। मेटामॉर्फिक रॉक में फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड, और सेडिमेंट्री रॉक में क्लास्टिक, केमिकल और बायोलॉजिक। ठीक है, और सबका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल याद रखिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये स्लाइड, आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इंट्रूसिव जो है वो उसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आ जाएगा, गेब्रो आ जाएगा, डियोराइट आ जाएगा, ग्रेंडोराइट आ जाएगा, ग्रेनाइट आ जाएगा। एक्सक्लूसिव में बासाल्ट आ जाएगा, एंडेसाइट आ जाएगा, डेसाइट आ जाएगा, रिहोलाइट आ जाएगा, और फोलिएटेड में स्लेट, सिस्ट और जेनेसिस। नॉन फोलिएटेड में क्वार्टज, मार्बल, ये सब जो आएगा वो नॉन फोलिएटेड में आएगा। आप सेडिमेंट्री में भी देख सकते हैं लाइमस्टोन, डोलोस्टोन, इवापोराइट जो है वो केमिकल के अंदर में आएगा, और कोल और चट जो है वो बायोलॉजिकल के अंदर में आएगा। क्लास्टिक में कॉन्ग्लोमरेट, बेरेकिया, सैंडस्टोन, सिल्टस्टोन, मडस्टोन और सिल जो है वो क्लास्टिक में आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, सबका एग्जाम्पल लिख के आप 10 बार 15 बार अपने से एक बार सोच के याद करिए, ठीक है। इग्नियस रॉक हो गया, आपको मन में ऐसे आंख बंद करके याद करना है कि गेब्रो, डियोराइट, ग्रेंडोराइट, ग्रेनाइट, ये सब याद करना है, जरूरी है, इससे क्वेश्चन पूछता है। इग्नियस रॉक अब क्या होता है, देखिए इग्नियस रॉक क्या होता है ये चीज हम समझेंगे। सिंपली आप ये याद रखिए कि पृथ्वी के जो कोर पार्ट है, जो इनर पार्ट है, उसमें पृथ्वी का जो मटेरियल है उसमें वो उसका जो टेम्परेचर होता है बहुत ही ज्यादा होता है, और वो लिक्विड फॉर्म होता है, मतलब एक तरह से आग का गोला समझ सकते हैं। जैसे जैसे वो बाहर आएगा तो बाहर आके सरफेस के ऊपर में क्या होगा, या फिर सरफेस के अंदर में ही वो लावा का रूप कर लेगा। लावा का रूप करके लावा के फॉर्म में क्या करेगा, वो ठंडा होना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे ऊपर आएगा टेम्परेचर उसका क्या होगा, घटेगा, तो वो सॉलिडिफाई होगा, सॉलिड होगा। जैसे आप देखे होंगे फ्रिज में अगर पानी आप रख देते हैं पूरा करके, तो जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है अंदर का, तो क्या होता है, वो पत्थर बन जाता है, एकदम बर्फ टाइप का बन जाता है पत्थर। लिक्विड से मतलब जब वो ठंडा होता है, जब गर्म से जब कोई भी चीज ठंडा होता है तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है, मोल्टेन मटेरियल्स होता है, वो कूलिंग होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा उसमें। तो कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन होगा उसमें, तो उससे क्या होगा, वो जो रॉक्स का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग इग्नियस रॉक बोलेंगे। देख ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इग्नियस रॉक्स कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। नीचे का जो ये है उसे देखिए, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है, पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो बाहर निकला, बाहर निकला, बाहर निकला, बाहर निकल के ये ज्वालामुखी का रूप धारण किया वोल्केनो को, फिर ये लावा में कन्वर्ट हुआ, लावा में कन्वर्ट हुआ, लावा में कन्वर्ट हुआ, लावा में यहाँ पे पूरा अपना एक्सपेंड किया, इसके बाद सॉलिडिफाई हो गया, सॉलिडिफाई होकर इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। दिस आर प्राइमरी रॉक्स, ये इसको हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। सबसे जो मेन रॉक है, प्राइमरी रॉक है, ये इग्नियस रॉक ही है। ठीक है, दीज आर ऑल्सो नोन एज ऑन अन स्ट्रेटिफाइड और इरोप्टिव रॉक्स। इसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी बोलते हैं और इरोप्टिव रॉक भी बोलते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इग्नियस रॉक को हम स्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड भी बोलते हैं। इग्नियस रॉक्स का जो 3 एग्जांपल है वो है प्लूटोनिक रॉक्स, जिसको कि हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स भी बोलते हैं।
तीन टाइप का होता है इग्नियस रॉक्स, प्लूटोनिक और वोल्केनिक और हाइपर बसाल्ट। मतलब इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव और हाइपर बसाल्ट तीन टाइप का होगा। इंट्रूसिव रॉक्स जो है वो पृथ्वी के अंदर का जो रॉक्स कैन बीनीथ अर्थ सरफेस माग्मा, जो अर्थ सरफेस के अंदर जो बनेगा तो उसको हम लोग प्लूटोनिक रॉक्स बोलेंगे। वोल्केनिक रॉक्स जो होगा वो अर्थ सरफेस के ऊपर में जब लावा लावा से जब जो बनता है उसको हम लोग एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं, उसको हम लोग वोल्केनिक रॉक्स भी बोल सकते हैं। और हाइपर बसाल्ट दोनों के बीच में होगा, मतलब इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दोनों के बीच में जो होगा वो हाइपर बसाल्ट होगा, बिटवीन प्लूटोनिक एंड वोल्केनिक। एग्जाम्पल जो इसका हो जाएगा वो डोलोमाइट हो जाएगा। याद रखिएगा आप, डोलोमाइट जो है वो हाइपर बसाल्ट का एग्जाम्पल है, और वोल्केनिक का जो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बासाल्ट जो है वो वोल्केनिक एग्जाम्पल है, और ग्रेनाइट जो है वो प्लूटोनिक रॉक्स का एग्जाम्पल है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। आते हैं हम नेक्स्ट में इग्नियस रॉक। देखिए एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है। एंडेसाइट जो है वो इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है, इस तरह का इसका चीज दिखता है, इस तरह का। बासाल्ट जो है इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। डियोराइट इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। गेब्रो, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट मोस्ट इंपोर्टेंट, ग्रेनाइट, ऑब्सिडियन, पिग्मेटाइट, पीरियोडोटाइट, प्यूमाइस, रिहोटाइट, स्कोरिया और टॉप। ये जो सारा जो एग्जाम्पल है रॉ, ये कौन रॉक है? इग्नियस रॉक है। बासाल्ट और ग्रेनाइट मेन इंपोर्टेंट है, डियोराइट भी इंपोर्टेंट है, तो ये सारा चीज इंपोर्टेंट है, आप एग्जाम्पल ये जरूर याद रखिएगा। आते हैं हम सेकेंड नंबर, सेडिमेंट्री रॉक। आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर, सेडिमेंट्री रॉक। द रॉक्स फॉर्म्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ pre-existing rocks under the effect of weathering agencies such as wind, running water, glacier, etc. और called sedimentary rock। देखिए अभी इस पूरा रॉक पढ़ाने के बाद हम 150 क्वेश्चन कराने वाले हैं रॉक का, इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे कि आपका जितना भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है सब हम कराने वाले हैं। क्वेश्चन आपका एक भी चीज छूटेगा नहीं, बस आप बने रहिए, आप देखते रहिए हमेशा क्लास और नोट्स बनाते रहिए। द रॉक्स फॉर्म्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक। जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक कौन सा है? इग्नियस रॉक है। तो इग्नियस रॉक्स पे अगर वेदरिंग एजेंसीज का इफेक्ट आएगा, जैसे कि विंड का, हवा का, रनिंग वाटर का, ग्लेशियर्स का, तो उसको हम लोग जो उसके बाद जो रॉक का फॉर्मेशन होगा उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ये सेकेंडरी रॉक है, ठीक है, ये जो है ये सेकेंडरी रॉक है। इसको हम लोग एक्वस रॉक्स भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा एग्जांपल आ जाएगा? सैंड स्टोन आ जाएगा, लिग्नेटाइट आ जाएगा, एंथ्रेसाइट आ जाएगा, स्लेट आ जाएगा, लाइम स्टोन आ जाएगा, मार्बल कभी कभी हो जाता है इसका एग्जाम्पल, लेकिन मार्बल को हम लोग नहीं रखेंगे। लेकिन अगर सेडिमेंट्री रॉक दे दिया और उसमें कोई भी एग्जाम्पल नहीं, जैसे आपका 3 को दे दिया इग्नियस रॉक्स का एग्जाम्पल, तो इसमें क्या हो जाएगा? मार्बल को हम वहां पे ले सकते हैं, लेकिन मार्बल एक्चुअली क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर देखेंगे उसमें तो उसमें आइडेंटिफाई करेंगे। ये यहाँ पे मार्बल हटा लीजिएगा, मार्बल को मत लिखिएगा, कंफ्यूजन होगा, मार्बल यहाँ मत लिखिएगा आप। तो देखिए सेडिमेंट्री रॉक का क्या हो गया? प्राइमरी रॉक्स यहाँ पे है। प्राइमरी रॉक्स पे विंड और वाटर का जो इफेक्ट, रनिंग वाटर का जो इफेक्ट हो जाता है, उससे क्या हो जाएगा? रॉक्स टूटता है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे आकर डिपोजिट हो जाता है। तो डिपोजिट हो गया तो उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स बोलेंगे, ठीक है जी। ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, इस पे वेदरिंग एजेंसी हुआ, वेदरिंग एजेंसी होगा तो ये क्या हो जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होगा। और ये सेडिमेंट्री रॉक जब पृथ्वी के अंदर, मान लीजिए इग्नियस रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ये जो सेडिमेंट्री रॉक है बहुत दिनों के बाद जब नीचे दबते गया दबते गया दबते गया, और बहुत सालों के बाद क्या होगा? ये भी इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से ये साइकिल चलते रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है एक साइक्लिक फॉर्म में होता है। जब उसका अगर हम इसको यहाँ से क्वेरी करके निकाल लेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर से ये क्या हो गया कि दब के ये क्या होगा? इग्नियस रॉक्स में फॉर्मेशन हो जाएगा इसका। तो सेडिमेंट्री रॉक्स का जो एग्जांपल हो जाएगा, टाइप्स पहले हम देख लेते हैं। तो केमिकली फॉर्म रॉक्स है, मैकेनिकली फॉर्म रॉक्स है और ऑर्गेनिकली फॉर्म रॉक है। 3 टाइप का रॉक है सेडिमेंट्री रॉक, 3 टाइप का रॉक है, केमिकली फॉर्म रॉक, मैकेनिकली फॉर्म रॉक और ऑर्गेनिकली फॉर्म रॉक, ठीक है। ये थ्योरेटिकल टॉपिक है तो आपको ज़्यादा तो इसमें उतना समझने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ आरसीसी डिजाइन हम पढ़ाएंगे उसमें बहुत ज़्यादा समझने वाला चीज़ है, स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम पढ़ाने वाले। फॉर्म बाय द केमिकल, केमिकली फॉर्म रॉक जो है वो फॉर्म बाय द केमिकल एक्शन लाइक बाय डिकम्पोजिशन, प्रेसिपिटेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ पार्टिकल बाय वेदरिंग एजेंसी, तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइमस्टोन, ठीक है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर देखते हैं, स्टार्ट करेंगे इस साथ ही साथ, इसके साथ ही साथ स्ट्रक्चर, ये जनरल इंजीनियरिंग में भी पूछ रहा है। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो जनरल इंजीनियरिंग में भी पूछा जा रहा है, तो उसको हम लोग देखेंगे, और सिविल इंजीनियरिंग दोनों में इंपॉर्टेंट है। तो मैकेनिकली फॉर्म रॉक हम देख लेते हैं। देखिए ये चीज आपको जो है वो आप इसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, सिर्फ मान लीजिए जो जो खाली एग्जाम्पल लिख लीजिए, और इसमें क्लासिफिकेशन भी लिखना होगा आपको कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, और आपका फिजिकल आ गया, केमिकल आ गया,
और एग्जाम्पल सबका लिख लीजिए। मैकेनिकली फॉर्म रॉक कैसे बनता है? फॉर्म बाय द मैकेनिकल एक्शन लाइक वेदर इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कंपेक्शन ऑफ पार्टिकल्स बाय वेदरिंग एजेंसी। उसको वो कैसे, उसको हम लोग कौन सा रॉक बोलेंगे? मैकेनिकली फॉर्म रॉक बोलेंगे, और उसमें सैंड स्टोन और स्टील आ जाएगा। ऑर्गेनिकली फॉर्म रॉक किसको बोलेंगे? फॉर्म बाय द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिकली फॉर्म रॉक। जैसे कि लाइमस्टोन जो है वो ऑर्गेनिकली फॉर्म रॉक है, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। सेडिमेंट्री रॉक में एग्जांपल आ जाएगा चर्ट, कोंग्लोमरेट, लाइमस्टोन, रॉक साल्ट, सेल और सैंडस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है। देखिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? देखिए जितना हम पढ़ा रहे हैं, अगर हम डायरेक्टली लाइव क्लासेस में पढ़ाते हैं और सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हैं इस तरह से, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें आपको टाइम जो है वो ज्यादा लगता है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, तो अब इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं, तो ऐसे करके अगर डिक्टेट करते हैं आपको तो इसमें कुछ ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट पीपीटी बेस्ड पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जहाँ पे लिखने वाला होगा वहाँ पे लिख के बताएंगे आपको। जैसे फॉर्मूला आरसीसी डिजाइन में पढ़ाना होगा, आरसीसी डिजाइन में जैसे आपको ये बताना होगा, ठीक है, तो हम बताएंगे यहाँ पे कि जैसे कि ये जो है ये क्रॉस सेक्शन है इसका, ये इसका स्ट्रेन डायग्राम कैसे बनेगा, स्ट्रेस डायग्राम ये 0.0035 क्यों होता है, इस तरह चीज जब बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे। द रॉक्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स विद इन द अर्थ क्रस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, प्री एग्जिस्टिंग रॉक में कौन सा रॉक आ जाएगा? इसमें इग्नियस रॉक आ जाएगा, सेडिमेंट्री रॉक आ जाएगा। ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, इस पे टेम्परेचर और प्रेशर का, इस पे टेम्परेचर एंड प्रेशर का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर और प्रेशर का। तो ये कोई किस रॉक में फॉर्मेशन होगा? इसका मेटामॉर्फिक रॉक में होगा। तो रॉक विच आर एग्जिस्टिंग विद इन द अर्थ क्रस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिएशन इन टेम्परेचर और कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। एग्जांपल इसका क्या हो जाएगा? मार्बल आ जाएगा, स्लेट हो जाएगा, जेनेसिस हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू रॉक इज नोन एज मेटामॉर्फिज्म। इस जो प्रोसेस जो न्यू रॉक का फॉर्मेशन होता है इसको मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। एंड द रॉक दस फॉर्म आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। जो जो वर्ड है मेटामॉर्फोस, जो वर्ड है उसका लैटिन वर्ड से बना हुआ है, और उसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू चेंज फॉर्म। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इग्नियस रॉक है, ठीक है, ये इग्नियस रॉक पृथ्वी के अंदर दबकेगा, टेम्परेचर और प्रेशर का जब इफेक्ट आया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से होता है, जैसे कि ग्रेनाइट है, इस पे टेम्परेचर और हीट का जब टेम्परेचर और प्रेशर का जब आएगा, हीट और प्रेशर का जब इफेक्ट पड़ेगा तो ये जेनेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह लाइम स्टोन है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेटामॉर्फिक हो गया, एग्जाम्पल हो उसका जेनेसिस, स्लेट, क्वार्टेजाइट, सिस्ट, मार्बल और फिलाइट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम लोग देख सकते हैं जो स्लेट जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, फिलाइट जो है मेटामॉर्फिक रॉक है, सिस्ट जो है मेटामॉर्फिक रॉक है, जेनेसिस जो है मेटामॉर्फिक रॉक, मार्बल, क्वार्टेजाइट और हार्नफोल्स जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये कैसे बना है? ये स्लेट से बना है, ये भी ये सेल से बना है, ये भी सेल से बना है, मड स्टोन से बना है, सिल्ट स्टोन से बना है, फिलाइट ये सेल से बना है, ग्रेनाइट और वोल्केनिक रॉक से जेनेसिस बना है, और क्वार्टाजाइट जो है और सैंडस्टोन और क्वार्टस से बना हुआ है क्वार्टेजाइट। तो उसी तरह सब है, ये कंपोज्ड ऑफ टिनी कोलराइट एंड माइका फ्लेक्स ब्रेक्स इन फ्लैट स्लैब्स कॉल्ड। ये चीज आपको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप सिर्फ इतना इसका एग्जांपल याद रखिए, इसका एग्जांपल याद रखिए इसका मेटामॉर्फिक रॉक से। आते हैं हम नेक्स्ट केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन नेक्स्ट आ जाते हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन तीन टाइप पे बेसिस होता है। पहला जो होगा सिलिसियस रॉक, केमिकल क्लासिफिकेशन में पहला जो होगा वो सिलिसियस रॉक्स होगा, दूसरा नंबर आर्जिलेसियस रॉक, तीसरा नंबर जो होगा वो कैलकेरिसियस रॉक। आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए। तो सिलिसियस रॉक्स क्या होगा? द रॉक having silica SiO2 और sand as their major constituent are called siliceous rock। तो सिलिसियस रॉक में आपको इंपॉर्टेंट क्या हो गया? SiO2, ठीक है, और सैंड, सिलिका और सैंड होता है सिलिसियस रॉक्स में। आर्जिलेसियस रॉक्स में क्या होगा? एलुमिना Al2O3 और क्ले जो होगा वो आर्जिलेसियस रॉक्स में होगा, ठीक है। और कैलकेरिसियस रॉक जो होगा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होगा और लाइम होगा, तो वो कैलकेरिसियस रॉक ये जो होगा वो मेजर पोर्शन में होगा कैलकेरिसियस रॉक। द रॉक्स हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम एज देयर मेजर कंस्टिट्यूएंट आर कॉल्ड कैलकेरियस रॉक। तो ये इसका डिफिनीशन हो गया। एल्जिलेसियस रॉक में स्लेट आ जाएगा,
सिलिशियस रॉक में ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट आ जाएगा। कैल्केरियस रॉक में लाइम स्टोन आ जाएगा, मार्बल आ जाएगा, और कंकड़ जो आ जाएगा वो कैल्केरियस रॉक में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। आते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन में। स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक और फोलिएटेड रॉक जो होगा वो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में आएगा। तो रॉक्स हैविंग, तो जो स्ट्रेटिफाइड होगा वो लेयर में होगा, डिस्टिंक्ट एक लेयर शो करेगा, उसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड रॉक्स बोलेंगे। अनस्ट्रेटिफाइड में कोई भी लेयर शो नहीं करेगा, नो डिस्टिंक्ट, नॉट सो डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ साइन ऑफ लेयर एंड कैन नॉट इजिली स्प्लिटेड अप इनटू द लेयर आर कॉल्ड अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। और फॉलिएटेड रॉक क्या है, द रॉक विच कैन बी स्प्लिटेड अप इनटू थिन शीट, जो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा उसको हम लोग फॉलिएटेड रॉक बोलेंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा स्लेट और सिस्ट। स्लेट को आप देखे होंगे थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है तो फॉलिएटेड रॉक आ जाएगा। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक आपका ग्रेनाइट आ जाएगा, बासाल्ट ट्रैप आ जाएगा, और आपका स्ट्रेटिफाइड में सैंडस्टोन और लाइमस्टोन जो होगा वो स्ट्रेटिफाइड में आएगा। ठीक है, तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग रॉक साइकिल। रॉक साइकिल अभी हम बताएं कि जो इग्नियस रॉक होता है, ठीक है, जो ये इग्नियस रॉक्स होता है वो प्राइमरी रॉक्स है, सेडिमेंटरी रॉक सेकेंडरी रॉक्स है, और मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो प्री एग्जिस्टिंग रॉक। जो इग्नियस रॉक सेडिमेंटरी रॉक पे अगर टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट आएगा तो मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो इग्नियस रॉक्स से जब सेडिमेंटरी रॉक का फॉर्मेशन होगा, अगर आप इसको यूज नहीं कर पाए तो ये क्या होगा, पृथ्वी के अंदर धंसते जाएगा धंसते जाएगा धंसते जाएगा, तो ये बहुत ज़्यादा सालों के बाद ये फिर से इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर सेडिमेंटरी रॉक्स जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होगा, उसके बाद जो ये मेटामॉर्फिक रॉक है ये बहुत दिनों के बाद ये जब नीचे आता जाएगा, पृथ्वी के नीचे वाले पोर्शन में आते जाएगा, तो ये फिर से क्या होगा, इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट होगा। तो इग्नियस रॉक्स से वेदरिंग होगा, टूटेगा, तो वो क्या आएगा, सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट होगा। सेडिमेंट्री रॉक पे हीट एंड प्रेशर का जब इफेक्ट आएगा तो वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होगा। या फिर इग्नियस रॉक पे भी अगर हीट और टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है तो क्या हो जाएगा, वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होगा, और यही फिर मेल्ट होकर इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होगा, और फिर से ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसी को हम लोग रॉक साइकिल बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना होगा। अब देखिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉमन बिल्डिंग स्टोन के लिए क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना हो जाए। तो सबसे ज्यादा जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होता है वो ट्रैप का होता है, जिसका कि 300 से 350 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा ट्रैप का। ठीक है, बासाल्ट का आपका 153 से 189 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा, सबसे ज्यादा ट्रैप का यहाँ पे है। और आपका बाद ग्रेनाइट का आते हैं, उसके बाद 104 से 140 तक होगा। स्लेट का 70 से लेकर 210 होगा। मार्बल 72 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा। स्ट्रेंथ क्या होता है, लोड बाय एरिया, इसलिए इसका न्यूटन क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ जो होगा वो लोड डिवाइडेड बाई एरिया, लोड का यूनिट न्यूटन और एरिया का यूनिट जो है वो एमएम स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ से स्ट्रेंथ जो है क्रशिंग स्ट्रेंथ, सैंडस्टोन 65 हो जाएगा, लाइमस्टोन 55 और लेटराइट जो है 1.8 से लेके 3.2 होगा। ये चीज आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है बिल्डिंग स्टोन का, कि स्ट्रेंथ जो होता है वो शुड नॉट बी लेस देन 1000 kg पर सीएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। स्ट्रेंथ ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंथ जो है वो 1000 kg पर सीएम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। मस्ट बी एबल टू रेजिस्ट वियर एंड टीयर, को रेजिस्ट करना चाहिए। द स्टोन टू बी यूज्ड इम्पोर्टेंट इंटीरियर वर्क, वेल सीजन होना चाहिए, मतलब मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर मेक्स द स्टोन सॉफ्ट एंड इज लायबल टू एंड इजिली डीके व्हेन यूज्ड इन अ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए इसमें, मतलब वेल सीजनड होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, लेस पोरस होना चाहिए, पोरोसिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 5%। सॉफ्ट रॉक देखे होंगे ना, तो इसमें इस टाइप का चीज होता है, तो वो नहीं होना चाहिए। और हम बिल्डिंग स्टोन में यूज कर रहे हैं तो उसको तो नॉट एब्जॉर्ब 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5% से ज्यादा हो जाएगा, एनी स्टोन ऑब्जर्विंग 10% ऑफ वाटर, तो उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 2.4 से 2.8 के बीच में होना चाहिए, ये चीज याद रखिएगा। हार्डनेस का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 17 होता है रोड वर्क के लिए, 14 से 17 होता है मीडियम हार्डनेस के लिए, और लेस देन 14 होता है पुअर हार्डनेस के लिए। तो हार्डनेस का वैल्यू आप याद रखिएगा। टफनेस का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 19 होगा हाई टफनेस के लिए, 13 से 19 होगा मीडियम टफनेस के लिए, और लेस देन 13 होगा लो टफनेस के लिए। इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ग्रेनाइट के बारे में। तो ग्रेनाइट क्या है, एक इग्नियस रॉक्स है। दैट granite is one of the most common rocks that is known to human beings and is used quite extensively in our lives. It is classified as a form of igneous rocks. Granite
uses very drastically in our world, but due to its extreme strength, it is used alone. ग्रेनाइट का जो स्ट्रेंथ होता है ना ज्यादा होता है, ग्रेनाइट का जो स्ट्रेंथ होता है ज्यादा होता है, इसलिए ये पॉपुलर है। हमेशा आप देखे होंगे ग्रेनाइट सबको पता होता है ग्रेनाइट के बारे में। कैसे फॉर्म होता है ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ये इग्नियस रॉक है, जैसे इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होगा उसी तरह ग्रेनाइट का फॉर्मेशन होगा, which means that is formed when the magma of the volcano oxidize and then belongs to slowly solidified under the ground। तो क्या वही माग्मा जो है वो वोल्केनिक रूप में ऊपर आता है या फिर वो नीचे में ही सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसी से जो होता है वो रॉक का फॉर्मेशन होता है, वही इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होगा और उसी से ग्रेनाइट का फॉर्मेशन होगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा होता है। तो मैग्मा के अंदर जो होता है वो बहुत सारा वेराइटी का मिनरल्स होता है। पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है केमिकल्स होता है, तो जो कि इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन करता है। इन केस ऑफ ग्रेनाइट द रॉक इज मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ क्वार्टर विद वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ पेगियोक्लेस फेल्डस्पायर। रॉक्स क्या होता है, मिनरल्स होता है, 1 और 2 मिनरल्स या फिर उससे ज्यादा मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है, तो ये सारा मिनरल्स उसमें पाया जाता है। व्हेन द मैग्मा ऑफ वोल्केनो फॉर्म्स silica in high content along with the oxides of alkali metals ground gradually solidified and lead to forming the granite stone। it is found mostly in earth's continental crust। तो अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे पाया जाता है। ठीक है, सारा चीज इसमें हम बता दिए हैं पहले ही। ये इस तरह से ग्रेनाइट का फॉर्मेशन होता है। प्रॉपर्टीज क्या होता है ग्रेनाइट का, ये इसमें सिलिका कंटेंट जो होता है ग्रेनाइट के अंदर में ज्यादा होता है। इट हैज वेरी डेंस सिलिका कंटेंट। तो याद रखिएगा आप, सिंस द रॉक इज मेड लार्जली ऑफ सिलिका फ्रॉम मैग्मा इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सिलिका। तो सिलिका इसमें ज्यादा होता है। ड्यू टू लार्ज प्रेजेंस ऑफ सिलिका इन इट्स कंपोजिशन ग्रेनाइट इज हाईली रेजिस्टेंस टू डिके। तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मतलब टूटे नहीं उसके प्रति रेजिस्टेंस जो होता है वो ग्रेनाइट में ज्यादा होता है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। द इग्नियस प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेनाइट मेक्स इट इनक्रेडिबली publishable for construction purposes as a polished and hard surface can last relatively longer than the stone। तो ये आपको याद रखना है। ग्रेनाइट ऑफर्स, अगला पॉइंट जो है वो ग्रेनाइट ऑफर्स आर रीजनेबली रेजिस्टेंस टू फायर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्यूअर मिनरल्स। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। सिमिलरली ग्रेनाइट आल्सो ऑफर्स अ रीजनेबल रेजिस्टेंस टू फ्रोस्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्यूअर मिनरल्स। ग्रेनाइट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम फ्रैक्चर्स। ठीक है, तो इसका प्रॉपर्टीज है कि फ्रैक्चर से फ्री होता है और बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, फायर के लिए आपका आपका कि वियर और टीयर ना हो उसके लिए रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इग्नियस रॉक एंड इज देयरफॉर कंटेन्स द मोस्ट अमाउंट ऑफ सिलिका इन इट्स कोर कंपोनेंट दैट इज मेड अप ऑफ 70, मतलब इसमें जो है 70 से 77% तक सिलिका होता है। एल्यूमिना इसमें कितना होता है, 11 से 14% होता है। पोटेशियम ऑक्साइड जो है 3 से 5% होता है। ग्रेनाइट कंटेंस लाइम भी होता है 1%। एंड अदर कंपोनेंट जैसे कि आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, टाइटेनियम एंड वाटर आर आल्सो कंटेंट इन द रॉक, जो कि 1% से 0.33% तक होता है। आपको याद रखना है यहाँ पे ग्रेनाइट के बारे में। तो ये चीज आप माइंड में रखिएगा। कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं, किचन में करते हैं, कंस्ट्रक्शन यूजेज में हम लोग करते हैं, बिल्डिंग्स में फ्लोरिंग यूजेज करते हैं और मिसलेनियस यूजेज। देखिए आप देख सकते हैं ये क्या है, ग्रेनाइट का ही कमाल है कि आप किचन में देखते हो जो ग्रेनाइट का स्लैब रहता है उसी पे चूल्हा वूल्हा रखा है, तो वो ग्रेनाइट के इस तरह से टेबल्स भी बनाया जाता है। तो किचन में हम लोग कर सकते हैं। एप्रियंस, सीनी एप्रियंस होता है इसका, तो इसके लिए कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में हम लोग करते हैं, ठीक है। और फ्लोरिंग में हम लोग कर सकते हैं। और इसका मिसलेनियस यूज में आप रोड मेकिंग में कर सकते हैं, ठीक है, रोड मेकिंग में कर सकते हैं, ठीक है। या रिइंफोर्समेंट ब्लॉक जहाँ पे ब्रिजेस में जो होता है वो वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। तो ये इसका यूज होता है, हो गया इसका ये यूज हो गया। अब आते हैं हम लोग बासाल्ट, ठीक है। तो बासाल्ट जो है वो भी, ये भी क्या है, इग्नियस रॉक है। बासाल्ट जो है ये भी इग्नियस रॉक है। ये रॉक के अर्थ पे फॉर्मेशन होता है। ये कलर में ब्लैक होता है, ठीक है। एंड वेदर टू डार्क ग्रीन और हर जगह देखिए अर्थ का जो कोर पार्ट होता है हर जगह का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। तो जहां से मैग्मा जो बाहर निकल के लावा में कन्वर्ट होकर जो सॉलिडिफाई होगा तो वो तो इग्नियस रॉक्स बनेगा। और उसमें कोई ग्रेनाइट के जिसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा हो वो ग्रेनाइट के प्रॉपर्टी में आ जाएगा। तो ये और जो आपका कलर जो उसका ब्लैक होगा, वेदर से जो ग्रीन और ब्राउन होगा तो वो बासाल्ट में आ जाएगा आपका। तो बासाल्ट इज रिच, ये आयरन और मैग्नीशियम में रिच होता है। सबसे ज्यादा इसमें जो होता है आयरन और मैग्नीशियम होगा। एंड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ ओलिविन, पायरोक्सिन एंड पेगियोक्लेस। ये इसका जो मिनरल्स है इसमें पाया जाता है बासाल्ट में।
मोस्ट स्पेसिमेन आर कॉम्पैक्ट। देखिए ये जो बासाल्ट है ये याद रखिएगा कि क्या होगा, कॉम्पैक्ट होता है, फाइन ग्रेडेड होता है, फाइन ग्रेन्ड होता है। इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कॉम्पैक्ट फाइन ग्रेडेड स्टोन कौन सा है, तो बासाल्ट उसमें आपको मानना पड़ेगा, एंड ग्लासी होता है। दे कैन ऑल्सो बी पोरफिरेटिक विथ फेनोक्राइट्स ऑफ ओलिविन ओगोटाइट पैगियोक्लाइस। तो ये सब इसका जो है मिनरल्स है, इसमें मिनरल्स पाया जाता है। ये कौन सा ग्रुप का है, वोल्केनिक ग्रुप का है। कलर इसका डार्क ग्रे टू ब्लैक होता है, टेक्सचर अल्फेंटिक होता है, और मिनरल कंटेंट में आपका सिलिका 45 से 52% होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आयरन इसमें ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ग्रेनाइट में। ग्रेनाइट में तो कम ही था, ग्रेनाइट में आपका आयरन जो है वो आपका 1% से 0.03% के करीब में ही था। बसाल्ट कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, रेलवे में देखे होंगे, स्लीप, ये आपका स्लीपर हो गया, ये रेल का पटरी हो गया, और नीचे में जो हम लोग बलास्ट यूज करते हैं ये देख सकते हैं बलास्ट। ये पैकिंग अच्छे से करके रखेगा ये बलास्ट और रेल को, स्लीपर और रेल को, लोड का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, इंसुलेशन के लिए किया जाता है, ड्रेनेज के लिए किया जाता है। तो बसाल्ट का ही बहुत सारा यूज है। बसाल्ट इज यूज इन अ कंस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल एज ए बिल्डिंग वर्क्स इन द ग्राउंड वर्क, मेकिंग कोबल स्टोन्स एंड मेकिंग इन स्टैचूज। स्टैचूज बनाने में भी हम बसाल्ट का यूज करते हैं, या फिर रेलवे में स्लीपर जो हम यहाँ पे यूज करते हैं यहाँ पे भी करते हैं। आप वॉल भी बासाल्ट का वॉल भी बना सकते हैं, बासाल्ट ग्रेनाइट का भी बना सकते हैं, और भी हर रॉक का बना सकते हैं, लेकिन बासाल्ट का ही बना सकते हैं। और इस तरह का बासाल्ट जो है डैम के नजदीक में ड्रेनेज पर्पज से रखा जाता है। और हीटिंग एंड एक्सट्रूडिंग बासाल्ट यील्ड्स स्टोन वूल में भी ये आ जाता है। तो इस तरह से इसका हम लोग यूज करते हैं, ये इसका यूज हो गया। अंडर वाटर बासाल्ट डिपॉजिट स्कैटर्ड इन a sea around the globe have the added benefit of the water serving as a barrier to the release of CO2 into the atmosphere। तो इस तरह से इसका यूज हो गया, आप यूज देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सैंड स्टोन में। तो सैंड स्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक इस तरह का होता है। सैंड स्टोन से हम लोग क्या वॉल भी बनाते हैं। इसका जो साइज होगा सैंड स्टोन में, सैंड पार्टिकल्स का अगर देखा जाए तो 1/116 मिलीमीटर से 2 mm तक होता है। 1/16 mm से 2 mm तक होता है सैंड साइज इसका। ये सैंड साइज ग्रेन्स रॉक फ्रेगमेंट का बना होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें पाया जाता है। तो ऑल्सो इट हैव ए सीमेंटिंग मटेरियल, ये सीमेंटिंग मटेरियल बाइंड्स द सैंड ग्रेन्स टुगेदर एंड मे कंटेन ए मैट्रिक्स ऑफ सिल्ट और क्ले साइज पार्टिकल दैट ऑक्यूपाई द स्पेसेस बिटवीन द सैंड ग्रेन। तो ये इसका प्रॉपर्टीज हो गया। सैंड स्टोन जो है एक वर्सटाइल बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है। सैंड स्टोन जो होता है वर्सटाइल बिल्डिंग स्ट्रक्चर हैड बीन यूज्ड एज ए कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग करते हैं। स्टैचू में भी हम लोग यूज करते हैं। फाउंटेन्स, फाउंटेन्स देखे होंगे, पानी का झरना वरना रहता है, तो वहां पे भी हम लोग सैंड स्टोन करते हैं, पत्थर बिछा देते हैं, ठीक है। तो सैंड स्टोन इज ए पॉपुलर इन कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स में पॉपुलर होता है बिकॉज इट रेजिस्टेंस टू वेदरिंग। वेदरिंग जो टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, वाटर का जो इफेक्ट होगा, तो उससे ये उसको रेजिस्ट करेगा सैंड स्टोन। और सैंड स्टोन कैन फॉर्म अंडर द सी और एन लैंड, मतलब दोनों तरफ, दोनों जगह हो सकता है। ग्राइंड स्टोन व्हील्स विच आर यूज्ड फॉर शार्पनिंग, जो हम लोग शार्पनिंग के लिए यूज करते हैं ग्राइंड स्टोन व्हील्स कटने के लिए, तो वो किसका बना होता है, वो सैंड स्टोन का ही तो बना होता है। और ये सैंड स्टोन जो होता है वो पोरस होता है, क्योंकि इसमें सैंड पार्टिकल है, तो ये एक फिल्टर का भी काम कर जाता है, ठीक है। रनिंग वाटर जहाँ पे हो रहा है, यहाँ हम लोग इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। ग्राउंड वाटर भी ट्रांसपोर्ट होता है, अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड सैंड इज ड्रिल्ड एंड पंप एज ए गुड सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो ये इसका फीचर्स हो गया। अब आते हैं हम लोग लाइमस्टोन, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर के बारे में तो आप जानते होंगे कि ये सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। ये इसमें जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो CaCO3 होता है 50% से भी ज़्यादा होता है। इट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। क्विक लाइम को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलेंगे, स्लैग्ड लाइम को हम लोग CaOH का होल ट्वाइस बोलते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और सीमेंट एंड मोटर ये इस टाइप का रॉ मटेरियल है। लाइमस्टोन, सम लाइमस्टोन formed the cementation of sand and or mud by the way of calcite and these often have the appearance of sandstone और mudstone। तो ये इसका एग्जांपल हो गया इसका सैंड लाइमस्टोन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल हो गया। आप देख सकते हैं इस तरह का फीचर्स होता है लाइमस्टोन का। ये यहाँ पे इस तरह का रॉकी फॉर्मेशन में आप इसको पहचान पाइएगा लाइमस्टोन के बारे में। तो इसका कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो चूना पत्थर तो आप जानते होंगे हम लोग की बिल्डिंग्स में यूज करते हैं हम लोग। पल्वराइज लाइमस्टोन यूज एज ए सॉइल कंडीशनर टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल्स। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, जहाँ पे हम लोग एसफाल्ट कंक्रीटिंग करते हैं वहां पे लाइमस्टोन का यूज करते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम रिजर्वायर में
जहाँ पे जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है लाइमस्टोन का, वहाँ पे हम लोग पेट्रोलियम रिजर्वायर में यूज करते हैं। ग्लास मेकिंग में हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। टूथपेस्ट, इट इज एडेड टू टूथपेस्ट, पेपर एंड प्लास्टिक, पेंट, टाइल्स एंड अदर सब्सटेंसेज एज ए ईच वाइट पिगमेंट एंड रीजनेबली प्राइस्ड फिलर। तो इसमें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ना किस तरह, तो इस तरह से नहीं पढ़ना है कि आप पूरा चीज अब रटने लगिएगा, जो इसका की वर्ड है आप समझिए, ठीक है। हम इस तरह से बता दिए ताकि आप एक बार आपके सब माइंड में आ जाएगा कि यहाँ कहाँ यूज होता है। आपको सारा चीज याद नहीं रखना है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन अभी करेंगे तो आपको पता चलेगा, सब कुछ आपको इसमें याद नहीं रखना है, जो कीवर्ड है सिर्फ वही याद रखना है। कहाँ, बस हम सिर्फ एक्सप्लेन इसलिए कर दे रहे हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि लाइमस्टोन हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। ब्लास्ट फर्नेसेस में यूज करते हैं, ये मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स में भी कभी कभी देखे होंगे इस लाइमस्टोन, तो ये वहाँ 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 पे यूज हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ स्टोन फॉर डिफरेंट इंजीनियरिंग वर्क्स, जो इंजीनियरिंग वर्क्स होता है उसमें हम लोग कौन कौन सा स्टोन सेलेक्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वे मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्यों करते हैं ये भी चीज बताएंगे। तो पहला, तो फर्स्ट जो है वो बिल्डिंग वर्क, वॉल फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर, इस टाइप के वर्क में हम लोग सैंड स्टोन यूज करते हैं क्योंकि ये हार्ड और ड्यूरेबल होता है, ठीक है। तो बिल्डिंग वर्क, वॉल फाउंडेशन एंड सुपर स्ट्रक्चर में हम लोग सैंड स्टोन यूज करते हैं। हिल स्टेशन, बिल्डिंग इन हिल स्टेशन में हम लोग ग्रेनाइट और सैंड स्टोन यूज करते हैं। और आपका जो कि इजिली चीप एंड चीपली अवेलेबल होता है, तो हिल स्टेशन बिल्डिंग में हम लोग यूज करते हैं। हाई क्लास बिल्डिंग फेस वर्क, कर्व्ड और ऑर्नामेंटल वर्क और आर्किटेक्चरल वर्क में हम लोग मार्बल यूज करते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे जो यूज होता है वो क्लोज्ड ग्रेन सैंडस्टोन भी यूज होता है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर सॉफ्ट इवन ग्रेन्ड एंड कैन बी इजिली कट इनटू द रिक्वायर्ड शेप एंड साइज। इसीलिए क्या होगा कि मार्बल जो है हम लोग नीचे फ्लोरिंग में यूज करते हैं, तो वो एक रिक्वायर्ड शेप और साइज में कट हो जाएगा। और हाई क्लास बिल्डिंग के फेस वर्क में भी हम ये जो पत्थर है यूज करेंगे। हैवी इंजीनियरिंग वर्क सच एज ब्रिजेज, डॉक्स और लाइट हाउसेस, ब्रेक वाटर में हम लोग ग्रेनाइट और जेनेसिस यूज करेंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, रेजिस्टेंस टू थ्रस्ट होता है, तो इसलिए इस टाइप के वर्क में हम लोग यूज करेंगे। आपका आर्चेज ऑफ बिल्डिंग ब्रिजेस में हम लोग सैंड स्टोन यूज करेंगे, ड्यूरेबल एंड लाइटर देन अदर सोर्सेस, ये अदर सोर्सेस से लाइटर होता है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। अब आते हैं हम लोग बिल्डिंग सिचुएटेड ऑन द सी शोर इन एन इंडस्ट्रियल टाउन, उसमें हम लोग कौन सा यूज करेंगे, ग्रेनाइट और फाइन ग्रेन्ड स्टोन यूज करेंगे, ड्यूरेबल एंड कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय द स्टोर्म। और फायर रेजिस्टेंस बिल्डिंग में, फायर रेजिस्टेंस बिल्डिंग में हम लोग कॉम्पैक्ट सैंड स्टोन यूज करेंगे, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, फायर रेजिस्टेंस बिल्डिंग में हम लोग कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या होगा कि हाई टेम्परेचर होता है एंड दिस मिनरल्स हैव इक्वल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है इक्वल होता है, तो इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। रैपिड मेटल रेलवे ब्लास्ट और कंक्रीट वर्क में हम लोग चिपिंग ऑफ ग्रेनाइट मटेरियल या फिर ब्लास्ट यूज करते हैं, अभी हम दिखाएं आपको, जो कि वियर एंड टियर से क्या क्या करता है, रेजिस्ट करता है। लाइम मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हम लोग कौन सा स्टोन यूज करते हैं, लाइम स्टोन यूज करते हैं। ऑन कैलिकेलेशन इट डिकम्पोजेज एंड टर्न इनटू क्विक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए हम लोग लाइम स्टोन यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड के में हम लोग स्लैब ऑफ मार्बल और स्लेट, वो सारा चीज यूज करते हैं, मार्बल और स्लेट का स्लैब यूज करते हैं, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, और नॉन एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर एंड कैन बी इजिली कट इनटू पीसेस, इसलिए हम लोग स्विच बोर्ड में स्लैब्स ऑफ मार्बल और स्लेट यूज करते हैं। अब आते हैं हम लोग कौन कौन सा टेस्ट होता है बिल्डिंग स्टोन पे, कौन कौन सा टेस्ट होता है, तो द फॉलोइंग आर द डिफरेंट टेस्ट ऑन द बिल्डिंग स्टोन। सबसे पहला जो टेस्ट होगा वो एसिड टेस्ट होगा, ये इसको डीप में नहीं पढ़ना है कि हाँ प्रोसीजर उसका जानेंगे, जो जो कीवर्ड है उसको पढ़ना है। तो ए स्टोन इज प्लेस्ड, देखिए इस तरह से पढ़ाने से क्या होगा कि 1 आवर में आप स्टोन का टॉपिक कन्वर्ट मतलब खत्म कर दिए, ठीक है। अगर आप इसी चीज को आप बोर्ड पे लिखा के पढ़ते हैं और यही सारा चीज हम डिक्टेट करते हैं आप लोग से, तो क्या यही 1 आवर आपका 5 आवर में कन्वर्ट हो जाता है। कितना टाइम वेस्ट होता है आपका, 4 घंटा। अब इसको क्या है, आप इसके इस तो विजुअलाइजेशन भी हो गया, आपको दिख भी गया कि हाँ कौन सा स्टोन किस टाइप का होता है, कैसे निकालते हैं, तो ये फायदा है इस तरह से पढ़ने में, और कम टाइम में स्टडी करना है, क्वेश्चन मोर प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना है, मेरा जो थीम है पढ़ाने का, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। स्टोन इज प्लेस्ड इन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर 7 डेज, किसी भी स्टोन को हम लोग HCl का सॉल्यूशन में 7 दिन के लिए डाल देंगे, तो इट्स सरफेस इज फ्री फ्रॉम पाउडर, अगर इसका जो सरफेस होगा पाउडर से फ्री फ्रॉम होगा तो हम लोगों की एसिडिटी में ये ठीक है। गुड बिल्डिंग स्टोन मेंटेन्स इट्स शार्प एजेज
एंड कीप इट्स सरफेस फ्री फ्रॉम पाउडर एट द एंड ऑफ दिस पीरियड, तो हम लोग बोलेंगे कि वो गुड बिल्डिंग स्टोन है। तो एसिड टेस्ट होता है। इफ द एजेस आर ब्रोकन एंड powder formed on the surface, it indicates the presence of calcium carbonate and such a stone will have poor weathering quality. दिस टेस्ट इज यूजुअली कैरिड आउट ऑन सैंड स्टोन पे हम लोग जनरली करते हैं एसिड टेस्ट। याद क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन सिर्फ ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट डन इन द स्टोन, तो आपको 4 एग्जांपल दे देगा, तो उसमें एसिड टेस्ट आपको मारना होगा। तो ये हो गया था, एसिड टेस्ट हो गया। दूसरा नंबर में आते हैं एट्रिशन टेस्ट। तो एट्रिशन टेस्ट क्या होता है? दिस टेस्ट इज डन टू फाइंड आउट द रेट ऑफ वियर स्टोन विच आर यूज्ड इन अ रोड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हम लोग टेस्ट क्यों करते हैं? वियर स्टोन, रेट ऑफ वियर स्टोन मतलब कितना स्टोन जो है वो वियर में रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, उसका फाइंड करने के लिए हम लोग एट्रिशन टेस्ट करते हैं। ये रोड कंस्ट्रक्शन में होता है। द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट इंडिकेट द रेजिस्टिंग पावर ऑफ ए स्टोन अगेंस्ट द ग्राइंडिंग एक्शन अंडर ट्रैफिक। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एट्रिशन टेस्ट करते हैं। इसका हम लोग परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो वेट लॉस होता है डिवाइडेड बाय इनिशियल वेट इंटू 100 करेंगे तो एट्रिशन टेस्ट परसेंटेज वियर इसका निकल जाएगा। क्रॉसिंग टेस्ट में आते हैं। ए सैंपल ऑफ स्टोन इज कट इनटू द क्यूब्स ऑफ साइज 40 into 40 into 40 mm साइज ऑफ क्यूब्स आर फाइनली ड्रेस्ड एंड फिनिश्ड। क्या करेंगे इसमें कि 40 और 40 का हम लोग एक क्यूब का साइज बनाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेन इज टू बी टेस्टेड। 3 स्पेसिमेन हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं कंक्रीट में टेस्ट करते हैं, तो क्या करते हैं कि कंक्रीट का क्यूब बनाते हैं 150 into 150, उसी तरह हम लोग इसमें स्टोन का क्यूब बनाएंगे 40 का। और मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसिमेन टू बी टेस्टेड इन 3 सच स्पेसिमेन शुड बी प्लेस्ड इन ए वाटर फॉर 72 आवर्स के लिए हम उसको टेस्ट करने से पहले रख देते हैं उसको वाटर में। therefore tested in a saturated condition. load bearing surface is then covered with a plaster of Paris about 5 mm thick। हम लोग लोड बियरिंग सरफेस करेंगे। रेट ऑफ लोडिंग जो होगा वो 140 kg पर cm स्क्वायर पर मिनट होगा। ये चीज इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। क्यूब का साइज इंपोर्टेंट है, ये चीज याद रखिएगा। और कितना मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसिमेन हम लोग टेस्ट करते हैं वो 3, ये भी याद रखना है आपको। तो लोड इज एक्चुअली अप्लाइड ऑन द क्यूब इन क्रशिंग टेस्ट मशीन। Our rate of loading is 140 kg per cm square per minute. Crushing strength of the stone per unit area is the maximum load at which the sample crushes of the fells divided by the area of the bearing surface of the specimen। उससे हम लोग क्रशिंग टेस्ट करते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। चौथा नंबर जो होता है वो क्रिस्टलाइन टेस्ट। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन टेस्ट में हम लोग एटलीस्ट 4 क्यूब स्टोन जो होता है वो हम लोग टेस्ट करते हैं, जिसका कि साइड 40 mm होता है, जो कि हम पहले स्ट्रेंथ टेस्ट में बता दिए थे। अब ये सूखने के लिए हम लोग 72 घंटा तक छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद वेट मेजर करते हैं। दे आर देन इमर्ज्ड इन 14% सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 फॉर 2 आवर्स। मतलब 14% जो सॉल्यूशन होता है Na2SO4 का 2 घंटा के लिए हम उसमें इमर्ज्ड करते हैं। ठीक है, और इसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग इसको ड्राइड करेंगे, सुखाएंगे। डिफरेंस जो है दोनों के बीच का हम लोग नोट करेंगे। जो पहले हम लोग वेट किए और इसके बाद जब हम लोग सॉल्यूशन डालने की 14% सॉल्यूशन में डाले हम 2 घंटा के लिए, तो उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग करने के बाद, सुखाने के बाद उसको वेट मेजर कर लिए। जो दोनों का डिफरेंस इन वेट है वो नोट कर लिए। द प्रोसीजर ऑफ ड्राइंग, वेइंग और इमर्शन एंड रीवेइंग इज रिपीटेड एटलीस्ट 5 बार। इसको हम लोग क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। Each time change in a weight is noted and is expressed as a percentage of original weight। जो हम लोग चेंज होगा वेट में जो हम लोग चेंज होगा तो उससे हम लोग परसेंटेज निकाल लेंगे। उसी से हम लोग क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन टेस्ट करते हैं उसका क्रिस्टलाइन। इसके बाद आते हैं फ्रीजिंग एंड थॉइंग टेस्ट। तो स्टोन स्पेसिमेन जो है वो इमर्ज किया जाता है वाटर में 24 घंटा के लिए। ठीक है, इट इज देन प्लेस इन ए फ्रीजिंग मशीन एट 12 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग फ्रीजिंग मशीन में रख देते हैं। ठीक है, 24 घंटा के लिए वाटर में रखने के बाद 24 घंटा के लिए उसको फ्रिज में रखें। देन इट इज थॉड एंड वार्म्ड एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। दिस शुड बी डन इन सेट टू प्रिवेंट एनी इफेक्ट ड्यू टू विंड, सन रे etc। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम्स एंड बिहेवियर ऑफ स्टोन इज केयरफुली ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो ये फ्रीजिंग एंड थॉइंग हो गया। मतलब पहले उसको पानी में डाले, उसके बाद फिर से फ्रिज में डाले। उसी तरह से हम इसका बिहेवियर ऑब्जर्व करेंगे। ये फ्रीजिंग एंड थॉइंग टेस्ट में आता है। इसके बाद हार्डनेस टेस्ट होता है। कोएफिशिएंट ऑफ हार्डनेस कैसे निकालते हैं, 20 माइनस लॉस ऑफ वेट डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। इसके बाद इम्पैक्ट टेस्ट आता है। इम्पैक्ट लोडिंग चार्ज जो होगा
AIV टेस्ट करते हैं इसमें, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। इसमें एग्रीगेट में आप पढ़िएगा। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होगा कि वाटर कितना होना चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10% हो जाता है तो रिजेक्ट हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है, तो उसका बहुत सारा जो ग्रेन साइज होता है उसका पता लगाने के लिए, पोर साइज होता है उसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते हैं। और जो लास्ट जो टेस्ट है वो स्मिथ टेस्ट हो गया। ये टेस्ट जो होता है कितना वो स्टोन के अंदर में सॉल्यूबल मैटर है, प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूबल मैटर कितना है, उसको हम लोग स्मिथ टेस्ट से करते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा रॉक्स जो है यहाँ पे खत्म होता है, रॉक्स पूरा खत्म होता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन अब हम करेंगे। 150 क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप करिएगा। जेई में, पूरा जेई में आया वो क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपका पूरा स्टोन क्लियर हो जाएगा और स्टोन से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये पूरा मेरा गारंटी है। अब नेक्स्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे सीमेंट।